बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ की जो नई बुक आई है उसकी एक्सरसाइज 3.3 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल हैं, इनको सॉल्व करने में आपके लिए कोई भी दिक्कत या मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन आप उसी टाइम सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस एक्सरसाइज की थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, मुख्तलिफ टर्म्स हैं, तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जिस क्वेश्चन में जो जो टर्म्स आ रहा है पहले हम उस टर्म को या वो थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो थ्योरी आ रही है, जो मुख्तलिफ टर्म्स आ रही है, पहले इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखें ये जो एक्सरसाइज है ये बाइनरी रिलेशन के बारे में है। बाइनरी का मतलब होता है दो, रिलेशन का मतलब होता है ताल्लुक। देखें आपकी बुक में रियल लाइफ से एग्जांपल दी गई हैं कि रियल लाइफ में भी मसलन दो अशखास जो दो चीजों के दरमियान ताल्लुक हो सकता है, जैसे टीचर प्यूपल यानी कि उस्ताद और शागिर्द का आपस में एक ताल्लुक हो सकता है, मदर एंड सन का हो सकता है, हस्बैंड एंड वाइफ का हो सकता है, ब्रदर एंड सिस्टर एंड सो ऑन। इस तरह दो दो अशखास के दरमियान कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, और इसी तरह मैथमेटिक में दो नंबर्स के दरमियान भी कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखें ये दो नंबर्स हैं 5 और 4। अब 5 4 से बड़ा है तो इनमें रिलेशनशिप क्या हो गया, ग्रेटर देन का हो गया कि 5 जो है ये ग्रेटर देन है 4 से। इसी तरह यहाँ पर ये दो नंबर है, अभी 25 स्क्वायर है 5 का। ठीक है, तो इनमें रिलेशनशिप क्या हो गया, स्क्वायर का रिलेशनशिप हो गया। इसी तरह यहाँ पर ये 2 जो है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 4 की, तो इनमें रिलेशनशिप क्या हो गया, स्क्वायर रूट का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो इस तरह मैथमेटिक में भी मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो अब अगर ये जो बाइनरी रिलेशन है या इसको हम सिर्फ रिलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अगर मैथ की जुबान में हम एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे रिलेशन इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये कि जब हम इस तरह के मुख्तलिफ पेयर्स को इकट्ठा करके सेट में लिखते हैं तो वो जो सेट बनता है उसको रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर ये दो यहाँ पर सेट लिखे हैं। अब इसमें ये जो पेयर्स हैं ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है कि इनमें खास तरतीब है। जैसे अब ये पहले वाला सेट है, इसमें ये जो पेयर्स हैं इनमें आपस में एक रिलेशनशिप क्या है कि जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो ये इनमें एक खास ऑर्डर है। अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, मसलन 3 को इधर ले आते हैं और 9 को उधर ले जाते हैं, तो फिर ये ऑर्डर नहीं रहता, फिर जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर नहीं रहता। ठीक है, तो हमने रिलेशन में ऑर्डर का खास ख्याल रखना होता है। ठीक है, इसी तरह ये मैंने एक और रिलेशन की एग्जांपल दी है। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें जो पहले वाला नंबर है वो दूसरे नंबर से बड़ा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जितने भी पेयर्स हैं उनमें क्या रिलेशन है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। ठीक है, अब देखें ये जो रिलेशन का सेट है इसको हम बनाएंगे किस तरह। ठीक है, उसके लिए हमें दो सेट दिए जाएंगे और उन दो सेट्स का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, देखिए मैं एग्जांपल से समझा लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर मैं ये डेफिनेशन बता दूंगा। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, सेट ए में ये एलिमेंट है और सेट बी के ये एलिमेंट है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो किया जाता है। अब इस ए की जगह आप ये सेट ए को पुट कर लें और बी की जगह सेट बी को पुट कर लें। अब इनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो यहां पर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि हमने मल्टीप्लाई करना है, हमने क्या करना है, हमने ये पहले वाला सेट लेना है, इसमें इसका जो पहले वाला एलिमेंट है इसको लेना है और इस एलिमेंट के साथ दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट को मिला के इनके पेयर्स बना देने। ठीक है, देखिए ये मैंने 1 यहाँ पर लिखा, इसके साथ मैंने 3 को यहाँ पर लिख के इसका पेयर बना दिया, फिर मैंने 1 के साथ इस 4 को पेयर बना दिया, फिर मैंने इसी 1 के साथ 5 को पेयर बना दिया। तो ये हमने जो पहले वाला एलिमेंट था इसके साथ इस दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट को मिला के इनके पेयर बना दिए। अब इसमें ये जो दूसरे वाला एलिमेंट है इसको लेंगे और इसके साथ ये दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट मिला के इनके पेयर बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेट आता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट कहलाता है। ठीक है, हम जो बाइनरी रिलेशन या रिलेशन बनाएंगे वो इस सेट का कोई सा भी सबसेट होगा। ठीक है, इस सेट का कोई भी छोटा सेट अगर हम लेंगे, हमें कोई ना कोई कंडीशन बताई जाएगी, आगे क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह, आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो वो जो सेट बनेगा वो बाइनरी रिलेशन या सिर्फ रिलेशन कहलाएगा और उसको हम आर से शो करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखें, अब यहां पर हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके लिए अगर हमसे कोई कहता है जी कि आप रिलेशन बनाएं या बाइनरी रिलेशन ऐसी बनाएं कि जिसमें वो वाला पेयर शामिल हो कि हर पेयर का जो दूसरा नंबर है वो 4 या 4 से बड़ा हो। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जिसमें जो दूसरा नंबर है वो 4 या 4 से बड़ा है। एक ये वाला पेयर है, एक ये वाला पेयर है, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। तो ये जितने पेयर हैं जिनमें के जो दूसरे वाला नंबर है वो 4 या 4 से बड़ा है, इनको इकट्ठा करके जब आप एक सेट में लिखेंगे तो ये हमने एक बाइनरी रिलेशन या रिलेशन बना दी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास रिलेशन या बाइनरी रिलेशन आई है, मैं ज्यादातर रिलेशन का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, इसमें ये जो पेयर में पहली वाली वैल्यूज आ रही है या पहले वाले नंबर्स हैं इनको डोमेन कहेंगे
और ये जो दूसरे वाले नंबर आ रहे हैं इन पेयर में, इनको रेंज कहेंगे, ठीक है। तो अब इस रिलेशन के लिए अगर हम डोमेन की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे DOM और R, या इसको पढ़ेंगे आप डोमेन R इज इक्वल टू, और उसके बाद इस सेट में देखें जो पेयर में शुरू वाले या पहले वाले नंबर आ रहे हैं उनको आप यहाँ पर सेट की सूरत में लिख लेंगे, ठीक है। देखें ये वाला 1 मैंने लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर अगेन 1 आ रहा है, तो अब 1 को हम रिपीट नहीं करेंगे, हमने एक दफा ऑलरेडी लिख दिया। उसके बाद ये 2 आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया, और ये वाला 2 भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ने ऑलरेडी लिख दिया। तो ये हमने डोमेन की वैल्यूज लिख दी, और रेंज जो है इस पेयर में जो दूसरी वाली वैल्यूज है वो होंगी। तो यहाँ पर ये देखें मैंने 4 लिख दिया, फिर ये मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद ये 4 और 5 आ रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, इनको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये डोमेन और रेंज की वैल्यूज होती है। तो ये आपको समरी में बता देता हूं कि हम ये जो रिलेशन है, ये बाइनरी रिलेशन है, ये किस तरह फाइंड करेंगे कि हम पहले दो सेट जो हमें दिए जाएंगे उनका इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर हमें कोई ना कोई कंडीशन बताई जाएगी, और उस कंडीशन को यूज करते हुए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सभी सबसेट हम जब लिखेंगे, वो जो सबसेट हमारे पास आएगा वो बाइनरी रिलेशन या उसको रिलेशन कहेंगे, ठीक है। और जो बाइनरी रिलेशन या रिलेशन हम बनाएंगे उसमें जो पेयर्स होते हैं, उन पेयर्स में जो पहली वाली वैल्यूज होंगी जितनी भी, या पहले वाले नंबर होते हैं, उनको हम डोमेन कहेंगे, और जो दूसरे वाले नंबर होते हैं पेयर में उनको हम रेंज कहेंगे, ठीक है। बस इस तरह से आपने याद रखना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर सेट ए। ये हमें एक सेट ए दिया गया, इसमें ये एलिमेंट्स हैं, हमने क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए। ये हमें यहाँ पर मुख्तलिफ रिलेशन के लिए कंडीशन दी गई है। हमने इस सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है पहले, और हमारे पास वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आएगा उस सेट से फिर हम बाइनरी रिलेशन के सेट बनाएंगे, और हर रिलेशन के लिए हमें मुख्तलिफ पार्ट में यहाँ पर कंडीशन बता दी गई है, मतलब शराइत बता दी गई है। उन शराइत को या उन कंडीशन को यूज करते हुए हम रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। उन कंडीशन या उन शराइत को यूज करते हुए हम बाइनरी रिलेशन या रिलेशन बनाएंगे, और जब हमारे पास रिलेशन का सेट आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो हर रिलेशन का फिर हमने डोमेन और रेंज की वैल्यूज भी लिखनी है, ठीक है। तो अब देखें हमें ये सेट दिया गया है, तो इस सेट के लिए पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट मालूम करेंगे। अब यहाँ पर एक ही सेट है, दो सेट नहीं है, तो हम इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट से लेंगे। मैंने ए क्रॉस ए लिख दिया, उसके बाद देखें दोनों जगह पर मैंने ये सेट ए को पुट कर लिया। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, बल्कि हमने क्या करना है, ये जो पहले वाला सेट है इसका ये पहले वाला आप एलिमेंट लेंगे 1, और इसको ये दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ मिला के पेयर बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 को लेंगे और इसको इस दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट के साथ मिला के पेयर बना देंगे, ठीक है। इस तरह ये पहले सेट के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी लेके दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ आपने पेयर बना देने। तो देखिए जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनाएंगे तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आ गया। अब हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने ऐसी रिलेशन बनानी है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इसमें से हमने वो ऐसे पेयर उठाने हैं एक्स वाई वाले जिसमें के वाई एक्स के इक्वल हो, यानी कि दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो, ठीक है। जिस तरह के अभी पहले वाला पेयर है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। इसी तरह अगर आ जाए तो ये वाला पेयर, यहाँ पर ये एक्स और वाई दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह इस ये वाला पेयर देख लें, ठीक है। तो ये ऐसे पेयर जिसमें के ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, हम वो वाला पेयर उठा के जो है एक रिलेशन यहाँ पर बना लेंगे या रिलेशन के लिए सेट बना लेंगे, ठीक है। तो देखें मैंने यहाँ पर लिखा आर, मैंने आपको बताया कि रिलेशन को आर से शो करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आर लिखा, और उसके बाद यहाँ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट में से मैंने वो वाले पेयर उठा लिए जिनमें के एक्स और वाई यानी कि पेयर्स के जो दोनों वैल्यूज है वो आपस में इक्वल थी, वो सारी पेयर मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, इस कंडीशन के मुताबिक। तो ये हमने इसके लिए रिलेशन का सेट बना दिया, ठीक है। अब हमने इसके लिए डोमेन और रेंज लिखना है, यानी कि हमारे पास ये जो रिलेशन के लिए सेट आया है इसके लिए डोमेन और रेंज की वैल्यू लिखेंगे। तो आपको मैंने बताया कि डोमेन वाली वैल्यू कौन सी होती है, जो कि पेयर में जो पहले वाले नंबर्स आते हैं या पहली वाली वैल्यूज होती हैं ये डोमेन के इक्वल होती हैं, और रेंज वाली कौन सी होती है, ये जो पेयर में दूसरी वाली वैल्यूज आ रही है इनको रेंज कहेंगे, ठीक है। तो मैं डोमेन और रेंज लिख लेता हूं। तो देखें इस रिलेशन R के लिए हमने पहले डोमेन की वैल्यू लिखनी है, तो मैंने डोमेन R लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो पहली वाली वैल्यूज है हर पेयर में वो आप यहाँ पर लिख लें। देखिए ये 1, 2, 3 और 4, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। हमारे पास डोमेन की वैल्यूज आ गई, और फिर अब इस रिलेशन या R के लिए हमने रेंज की वैल्यू लिखनी है, तो आप रेंज R लिखेंगे, और उसके बाद जो सेकंड वाली वैल्यू आ रही है हर पेयर में उसको आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो देखिए ये 1, 2, 3, 4, ये हमने इसके लिए रेंज की वैल्यू भी लिखी, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज की वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। अब जो बुक में आंसर है वहां पर ये जो रिलेशन हमने बनाई है इसके लिए ग्राफ को भी ऐड किया गया, ठीक है, ग्राफ भी बनाया गया। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे नहीं कहा गया, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम पहले इस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइन लगाएंगे, फिर हम इस पे नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। मैंने 5 तक की है,
यहाँ पर मिनिमम कम से कम आपने 4 तक करनी है, क्योंकि हमारा ये जो सेट है देखिए इसमें कहां तक है, वैल्यूज 4 तक है, तो मिनिमम आपने 4 तक करनी है। मैंने यहाँ पर 5 तक कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये वाई एक्सिस पे भी आप जो है कम से कम 4 तक या 5 तक जो है नंबरिंग करनी है। नंबरिंग हमने किस तरह करनी है, हमने ये दोनों एक्सिस को बराबर बराबर फासले पे इनको तकसीम करना है, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है इसमें जो मुख्तलिफ पेयर्स हैं इनको हमने यहाँ पर शो करना होता है, ठीक है। तो देखें अब ये पहले वाला पेयर है, इसको हमने शो करना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो देखें ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर आप ये x एक्सिस पे इस तरह जाएंगे, y एक्सिस पे इधर आएंगे, तो यहाँ पर ये पोजीशन बन जाती है 1 1 की, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई डॉट डाल दें या क्रॉस लगा लें, ठीक है। उसी तरह उसके बाद ये 2 2 है, तो इसके लिए x एक्सिस पे आप ये 2 पे आए और y एक्सिस पे भी आप 2 पे आए, तो ये हमारा x एक्सिस का 2 हो गया और ये आपका y एक्सिस का 2 हो गया। यहाँ पर आप डॉट डाल दें या क्रॉस लगा के इसके साथ आप ये पेयर लिख देंगे। इसी तरह फिर ये 3 3 के लिए हो जाएगा और ये 4 4 के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह ग्राफ जो है इसके लिए बना सकते हैं। अब आ जाए जी पार्ट 2 पे। इसमें हमें रिलेशन बनाने के लिए ये कंडीशन दी गई है। अब इसमें है जो पेयर एक्स वाई है वो किस तरह होगा, एक्स वाई सच दैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी कि हमने वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है उसमें से ऐसे पेयर उठाने हैं कि उसमें जब दोनों वैल्यूज को आपस में हम ऐड करें तो हमें 5 मिले, ठीक है। तो देखिए हम अगर उस सेट पे जाके देखें, यहाँ पर अब हमने वो वाले पेयर उठाने हैं कि जब हम x और y यानी कि पेयर की दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो हमें 5 मिले। तो देखें ये 1 और 4 इसको ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, ये 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, और ये 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 मिलेगा। इसी तरह ये 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। तो ये 4 पेयर जो है इन पेयर को उठा के हम इनका सेट बना देंगे तो हमारे पास रिलेशन का सेट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका जो रिलेशन का सेट बनेगा, देखें ये मैंने जो 4 पेयर ऊपर मेंशन किए थे वो वाले मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। अब हम इसके लिए डोमेन और रेंज की वैल्यू लिखेंगे। तो उसी तरह डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, हर पेयर में जो शुरू वाली वैल्यू आ रही है ये डोमेन वाली वैल्यू होती है, और रेंज वाली वैल्यू कौन सी होती है, हर पेयर में जो सेकंड वाली वैल्यू आ रही होती है ये रेंज वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखें ये मैंने डोमेन की वैल्यू लिख दी और ये मैंने रेंज वाली वैल्यू लिख दी। अब रेंज वाली वैल्यूज मैंने तरतीब से लिख दी है। देखें ये 4 3 2 1 आ रहा था तो इसको मैंने तरतीब से लिख दिया 1 2 3 4 करके लिख दिया, ठीक है। अब इसके लिए भी अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, जिस तरह आपके बुक के लास्ट पे जो आंसर वहां पर ऐड किया गया है, तो आप इस तरह ग्राफ बनाएंगे। आप इसी तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की 2 लाइनें लगाएंगे और इनको बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, ठीक है। और इन पे कम से कम आपने 4 तक नंबरिंग करनी है, क्योंकि आपको जो सेट ए दिया गया था उसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। तो इस तरह आपने एक्स एक्सिस पे भी नंबरिंग कर लेनी है और वाई एक्सिस पे भी इस तरह बराबर बराबर हिस्से को तकसीम करके यहाँ पर आपने नंबरिंग कर लेनी। अब देखें इस रिलेशन में जो पहले वाला पेयर है इसके लिए यहाँ पर हमने मार्क करना है इसकी पोजीशन के कहां पर आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स 1 के इक्वल है और वाई 4 के इक्वल है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये हमारा 1 है एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो यहां से हम ऊपर जाएंगे और y हमारा क्या था 4 था, यहां पर आएंगे तो ये पोजीशन बन जाती है। ये हमारा y एक्सिस हो गया 4 और ये x एक्सिस हो जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा लें, डॉट पुट कर लें। ये हमने जो पहले वाला पेयर है इसके लिए यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला पेयर है 2 और 3, x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y एक्सिस की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब x एक्सिस पे आए तो ये हमारा 2 बन जाता है। अब इसमें ऊपर जाए और y एक्सिस पे कहां तक जाना है, हमने 3 तक जाना है, ये हमारा 3 आ जाता है। ये x एक्सिस 2 हो गया, ये y एक्सिस 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ग्राफ आपने स्केल यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई डॉट लगा दें, क्रॉस लगा लें और इसके साथ ये पेयर लिख लें, ठीक है। इस तरह ये बाकी दोनों पेयर्स के लिए भी आप बना देंगे ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये बाइनरी रिलेशन के लिए जो कंडीशन दी गई है इसके मुताबिक एक्स वाई यानी कि इसमें जो पेयर होगा वो किस तरह होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। अब यहाँ पर हमने जो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है वहां से वो वाले पेयर उठा के बाइनरी रिलेशन का सेट बनाना है जिनको आपस में हम ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो 5 से लेस हो, ठीक है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट पे चले जाते हैं। देखें ये हमारा सेट है, ठीक है। अब इसमें हमने वो वाले पेयर देखने हैं कि अगर हम एक्स और वाई दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 5 से लेस आए। तो देखें अब ये 1 + 1 इनको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा जो कि 5 से छोटा है, तो उसका मतलब है ये पेयर हो जाएगा। फिर ये 1 + 2 को ऐड करें तो 3 आ जाता है, 3 5 से छोटा है तो ये वाला पेयर भी उसमें शामिल हो जाएगा। इसी तरह ये 1 + 3 ये हो जाएगा 4, तो 4 भी 5 से छोटा है तो ये पेयर भी शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 + 4 5 हो जाएगा, तो 5 जो है 5 के इक्वल है, हमें 5 से लेस वाली वैल्यू चाहिए, तो इस पेयर को हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपने सारे वो वाले पेयर देख लेने हैं कि जिनमें दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करें तो आपके पास आंसर 5 से छोटा आए, ठीक है। तो मैं ये सारे पेयर यहाँ नीचे एक ही बार लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार ऊपर हम आएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बनेगी। देखिए हम जब इसके लिए रिलेशन बनाएंगे तो हमारे पास ये वाले पेयर आएंगे, ठीक है।
अब ये हमने रिलेशन बना दी। अब इसके लिए डोमेन और रेंज की वैल्यू लिख लें। तो उसी तरह जो पेयर की जो पहली वाली वैल्यूज है, ठीक है, जितनी भी हर पेयर में, वो डोमेन वाली वैल्यूज हो जाएंगी, और हर पेयर में जो सेकंड वाली वैल्यूज है वो रेंज वाली वैल्यूज हो जाएंगी। तो आप लिख लें ये डोमेन की वैल्यूज मैंने लिख ली, ये 1 2 3। देखिए आगे ये 2 2 और 3 ये रिपीट हो रहे हैं, तो इनको दोबारा आपने नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह अब रेंज की वैल्यू लिख लें, तो ये 1 2 और 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद ये 1 2 और 1 ये ऑलरेडी हमने लिख दिया, तो इनको दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 3 है इसका हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके लिए भी हम ग्राफ आपके बुक के लास्ट पे ऐड किया गया, तो हम बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ किस तरह बनाएंगे, उसी तरह आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगानी है, ठीक है। इस रिलेशन के लिए हमने ग्राफ बनाना है, और ये लाइन लगाने के बाद आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 1 नंबर के यूनिट्स इनको तकसीम किया हुआ है, और आपने मिनिमम 4 नंबर तक यहाँ पर नंबरिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका जो सेट है उसमें जो लास्ट वैल्यू है वो 4 तक है, ठीक है। तो कम से कम आपने 4 तक जो है ये नंबरिंग कर लेनी है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। अब देखें इस रिलेशन को, देखें यहाँ पर पहला पेयर क्या है, x1 है y1 है। तो इसके लिए यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा x1 हो जाता है, इसके ऊपर जाएं ये हमारा y1 हो जाता है। तो ये x1 है, ये y1 है। आप स्केल रख के कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर आप डॉट लगा दें या क्रॉस लगा लें। उसके बाद x1 है, y2 है। तो अब ये हमारा देखें x ये तो 1 हो गया, इसी में ऊपर जाएंगे और y2 पे आ जाएंगे, हमारा y2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डॉट लगा लें या क्रॉस लगा लें। ये आपका जो सेकंड पेयर है उसके लिए हमने यहाँ पर उसको मार्क कर लिया, या उसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। इसी तरह ये बाकी पेयर्स के लिए भी आप ये यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आपने ग्राफ बनाना है, बहरहाल बुक के जो लास्ट पे आंसर्स हैं वहां पर इसको ऐड किया गया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है। इसमें हमें अब बाइनरी रिलेशन के लिए जो सेट बनाना है उसके लिए कंडीशन दी गई है। यहाँ पर है एक्स वाई सच दैट कि इसमें जो पेयर होगा वो किस तरह होना चाहिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब अगर हम पेयर की दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो हमें जो आंसर मिले वो 5 से बड़ा हो। अब ये जो पिछला पार्ट है उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो देखिए अगर हम जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट था उस पर जाएं, यहाँ पर अगर देखें हम, तो अब हमें वो वाला पेयर चाहिए कि उनमें दोनों वैल्यूज को जब ऐड करें तो हमें वैल्यू 5 से बड़ी मिले, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अब ये 1 प्लस 1 करेंगे ये 2 आ जाता है जो कि 5 से छोटा है, तो ये पेयर भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब ये जो पेयर है ये 1 प्लस 4 करेंगे 5 आएगा, तो 5, तो ये वाला पेयर भी हम शामिल नहीं करेंगे, हमें 5 से ग्रेटर वाली वैल्यू चाहिए, हमें 5 के इक्वल भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप आएंगे तो ये वाला जो पेयर है 2 प्लस 4 6 करेंगे, 6 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो हम ये वाला पेयर उठा लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये 3 प्लस 3 6 हो जाता है, ये वाला पेयर उठा सकते हैं। ये 3 प्लस 4 7 ये वाला पेयर उठा सकते हैं। तो आपने चेक कर लेना जो जो पेयर जिसमें के x और y या दोनों वैल्यू जब आप ऐड करेंगे अगर आपके पास वैल्यू 5 से बड़ी आती है वो वाले सारे पेयर उठा के आपने इसके लिए जो रिलेशन है उसका सेट में शामिल कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक ही दफा लिख लेता हूं बजाय इसके बार बार ऊपर जाके हम चेक करें। तो देखें ये वाले पेयर बन जाते हैं हमारे, ठीक है। ये हमारा रिलेशन का सेट बन गया। अब इसमें डोमेन और रेंज की वैल्यू लिखनी है। तो उसी तरह जिस तरह आपको मैंने बताया कि किस तरह हमने करना होता है। डोमेन वाली वैल्यूज कौन सी होती है, जो पेयर की जो पहली वाली वैल्यू होती है ये डोमेन वाली वैल्यू होती है, और रेंज वाली कौन सी वैल्यू होती है, पेयर की जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ये रेंज वाली वैल्यूज होती है, ठीक है। तो मैं डोमेन और रेंज की वैल्यू लिख लेता हूं। ये मैंने डोमेन की वैल्यू लिख दी 2 3 उसके बाद 4 ये मैंने लिख दी, ठीक है। और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है तो आपने रिपीट वाली वैल्यू को एक ही दफा लिखना है, उसको 2 बार नहीं लिखना, ठीक है। इसी तरह रेंज की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लेंगे। ये मैंने रेंज की वैल्यू लिख ली, ये डोमेन की वैल्यू। अब हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। आपका जो ये क्वेश्चन है उसमें तो ग्राफ बनाने का नहीं कहा गया, लेकिन जो आंसर्स है वहां पर ग्राफ को ऐड किया गया, तो मैं ग्राफ यहाँ पर ऐड कर रहा हूं। आप देख लीजिएगा आपको क्लास टीचर किस तरह करवाते हैं। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे जो रिलेशन है, तो इसके लिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पहले इस तरह लाइनें लगाएंगे और दोनों एक्सिस को आप बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक एक नंबर के यूनिट से इनको तकसीम कर दिया है। अब मिनिमम आपने जो नंबरिंग है वो 4 तक करनी है, क्योंकि आपको जो सेट ए दिया गया था क्वेश्चन के शुरू में उसमें जो सबसे बड़ी लास्ट वाली वैल्यू है वो 4 है, तो मिनिमम आपने 4 तक करना है, ठीक है। अब इसके पेयर देखें रिलेशन के। अब इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब ये पहला वाला पेयर क्या है, ये 2 और 4 है, यानी कि x एक्सिस 2 के इक्वल है, y एक्सिस 4 के इक्वल है। तो अब अगर आप x एक्सिस पे हैं तो ये हमारा 2 हो जाता है। इसमें अब आप ऊपर जाएं, y एक्सिस यहाँ पर 4 आ रहा है, तो ये आपका x एक्सिस हो गया 2 और ये y एक्सिस हो गया 4। तो यहाँ पर आप क्रॉस लगा लें या डॉट पुट कर लें, इस जगह को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। आप स्केल यूज कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वाला पेयर है, x एक्सिस 3 है और y एक्सिस भी 3 है। तो x एक्सिस पे अगर आप आए तो ये आपका x एक्सिस 3 हो गया, ऊपर जाएंगे ये आपका y एक्सिस हो जाता है। तो देखें ये x एक्सिस 3 हो गया, ये y एक्सिस 3 हो गया, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। तो इसको आप मार्क कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये बाकी पेयर्स के लिए भी आप जो जो इनकी पोजीशन बनती है वो वाली जगहों को आप मार्क कर लेंगे। आप क्रॉस लगा लें, डॉट लगा लें, ठीक है, कोई सा भी निशान पुट कर लें। तो इस तरह ये हमने इसके लिए ग्राफ भी पुट कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये फंक्शन से रिलेटेड है। तो पहले हम फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखिए अब हम फंक्शन की डेफिनेशन समझते हैं। हम अब तक रिलेशन की डेफिनेशन को समझ चुके हैं। पिछला जो क्वेश्चन था वो रिलेशन के बारे में था। रिलेशन का आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास दो सेट ए बी हो और उन दोनों सेट्स के लिए आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट लिखें और उस सेट का कोई भी आप सबसेट लिखेंगे तो वो जो सबसेट होगा वो रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये मैं डिटेल से पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब जो फंक्शन है ये भी रिलेशन ही है, लेकिन एक खास किस्म का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर कोई रिलेशन वाला सेट अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा, इन तीन शराइत पे पूरा उतरेगा, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। ठीक है, अब इसमें जो पहली वाली प्रॉपर्टी है या पहली जो कंडीशन है, इसमें तो वही वाली बात आ जाती है कि वो जो फंक्शन है वो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट का सबसेट होगा। ठीक है, जिस तरह के रिलेशन में था। उसके बाद इसमें ये दो मजीद इसकी प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एग्जांपल से समझा लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है। देखें, हमारे पास अगर इस तरह ये दो सेट हो, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर हम इन दोनों सेट के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट लिखें, ए क्रॉस बी अगर लिखें, तो हमारे पास एक लंबा चौड़ा सेट आ जाएगा, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। अब वो जो सेट हमारे पास आएगा, उस सेट का मैंने यहां पर एक सबसेट ये लिख दिया है। अब ये जो रिलेशन वाला सेट है ये एक फंक्शन भी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको एफ के इक्वल रखा है। किस तरह फंक्शन है देखें, मैंने आपको बताया कि तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या तीन खसूसियात होनी चाहिए। एक खसूसियत तो हमने ऑलरेडी देख ली कि ये जो सेट हमारे पास है ये इन दोनों सेट ए क्रॉस बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट, एक तो हमने ये देख लिया। और दूसरा देखें, अगर ये हमारे पास जो सेट है इसकी अगर हम डोमेन की वैल्यूज लिखें, डोमेन कौन सी वाली वैल्यूज होती हैं, जो पेयर में पहली वाली वैल्यू होती है, जिस तरह ये 1 है 2 है 3 है, ये डोमेन की वैल्यू है। तो अगर मैं इस एफ के लिए डोमेन की वैल्यू लिखूं, मैंने डोमेन ऑफ एफ यहां पर लिखा और ये डोमेन की वैल्यू लिखूं, ये आ जाएगी 1 2 और 3, ये हमारे पास इसका डोमेन के लिए सेट बन जाएगा। तो ये जो सेट है ये हमारा जो पहले वाला सेट है, सेट ए के इक्वल होना चाहिए। अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जब हम फंक्शन वाला सेट है उसका अगर हम डोमेन के लिए सेट लिखेंगे तो वो जो सेट ए है या पहले वाला सेट है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। यानी कि ये जो हमारे पास नंबर 2 है, देखें यहां पर लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ इक्वल होता है ए के, ये इसका ये मतलब हो गया। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन वाला सेट है इसमें ये जो डोमेन की वैल्यूज हैं ये रिपीट नहीं होती, ये एक ही दफा आती है। देखें ये 1 यहां पर आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, इनमें कोई सी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, और यही मतलब इस सेंटेंस का भी हो जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि इसमें ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं ये कभी भी रिपीट नहीं होते, कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो अगर कोई रिलेशन ये दो प्रॉपर्टीज पूरी करेगा तो हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो एक फंक्शन भी है। अब फंक्शन जो है उसको इस तरह भी जाहिर किया जा सकता है। इसको पढ़ेंगे किस तरह, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ये तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन देख ली। अब फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, हम वो टाइप्स देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो टाइप्स के मुतालिक ही है। अब इसमें जो पहली टाइप है फंक्शन की, इसको कहते हैं इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन में क्या होता है, देखिए आपके पास ये एग्जांपल दी गई है, ये एक फंक्शन मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इस फंक्शन की ये निशानी होती है कि इसमें जो सेट बी होता है या दूसरे वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज नहीं होते। देखें ये ए का पेयर इस 1 के साथ बन रहा है, यानी 1 और ए का कांटेक्ट हो गया, और ये 2 और बी का पेयर बन गया, या आप कह सकते हैं 2 और बी का कांटेक्ट बन रहा है। ठीक है, लेकिन इस सी का किसी के साथ कांटेक्ट नहीं है, ये सी जो है ये यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत में कि जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट अगर यूटिलाइज नहीं होंगे तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और यही यहां पर डेफिनेशन में ये चीज लिखी हुई है। देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है, अगर इस फंक्शन का हम रेंज की वैल्यूज लिखें, रेंज ऑफ एफ लिखें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक ए आ जाएगी एक बी आ जाएगी। ठीक है, रेंज ऑफ एफ के लिए हमारे पास जो सेट आएगा उसमें एक एलिमेंट ए होगा एक बी होगा। तो देखें ये एलिमेंट यहाँ पर ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, लेकिन सी नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि इसका रेंज वाली वैल्यूज के लिए जो सेट बनेगा फंक्शन का वो इस सेट बी का सबसेट होगा, इससे छोटा सेट होगा, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट इस सेट बी के नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है कि इनटू फंक्शन की सूरत में रेंज ऑफ एफ सबसेट होता है सेट बी के। ठीक हो गया, तो ये हमने इसकी फर्स्ट टाइप देख ली है। अब हम इसकी थर्ड टाइप देख लेते हैं, क्योंकि वो इसके ऑपोजिट है। ठीक है, फिर हम सेकंड और फोर्थ टाइप देख लेंगे। अब थर्ड टाइप जो है उसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ठीक है, या इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है जो पहले वाला फंक्शन था या इनटू फंक्शन था उसके ऑपोजिट है। वहां पर ये था कि जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहां पर यह है कि जो सेट बी है उसके सारे एलिमेंट जो है यूटिलाइज होने चाहिए, यानी कि सेट बी के जो एलिमेंट्स है ये सारे यहां पर पेयर्स में शामिल होने चाहिए। ठीक है, अब देखें इस ऑन टू फंक्शन की ये एग्जांपल यहां पर दी गई है। अब इसमें ये जो सेट बी है इसके जो एलिमेंट है ये सारे यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई भी पीछे ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि यूटिलाइज ना हो रहा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब ये सेट ए देखें, इसका जो एलिमेंट C1 है ये इसका पेयर बन रहा है M1 के साथ,
फिर जो C2 है इसका पेयर बन रहा है M1 के साथ, ठीक है, ये नीचे हमने लिख भी दिया, ये C1 का पेयर बन गया M1 के साथ, फिर C2 का पेयर बन गया M1 के साथ, और उसके बाद C3 का पेयर बन गया M2 के साथ। तो यहां पर ये जो सेट B है इसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इसको फिर ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और यही चीज इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है कि यानी कि ये जो फंक्शन f है इसके लिए अगर हम रेंज की वैल्यूज का सेट लिखेंगे तो हमारे पास क्या सेट बनेगा, रेंज ऑफ f हमारे पास आएगा M1 और M2, ये दो उसमें वैल्यूज आएंगी या ये दो एलिमेंट उसमें शामिल होंगे। अब ये M1 और M2 किसके इक्वल है, ये जो सेट B है इसके इक्वल है। तो यही चीज यहां पर लिखी है कि ऑन टू फंक्शन की सूरत में अगर आप फंक्शन का रेंज का सेट मालूम करेंगे, रेंज ऑफ f ये इक्वल होगा सेट B के, ठीक है। जबकि जो टाइप 1 थी इनटू फंक्शन की, वहां पर हमने ये देखा था कि रेंज ऑफ f जो है वो सबसेट है सेट B का, ठीक है। वहां पर ये सेट B और रेंज ऑफ f इक्वल नहीं थे, यहां पर इक्वल हो, ठीक है, ये इसमें फर्क है। तो ये तो हमने फर्स्ट टाइप और थर्ड टाइप देख ली। अब जो सेकंड टाइप है इसको कहते हैं वन वन फंक्शन, या इसको आप इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका देखें नाम से ही पता चल रहा है वन वन की रिलेशन इसमें होती है, यानी कि जो सेट A और B होगा इसमें एक एक एलिमेंट के दरमियान रिलेशन होगा, एक एक एलिमेंट का पेयर बनेगा आपस में, ठीक है। जैसे ये 1 का A के साथ पेयर बन रहा है, 2 का B के साथ पेयर बन रहा है। अब यहां पर देखें, यहां पर ये C1 और ये C2 इन दोनों का पेयर इस एक एलिमेंट के साथ बन रहा था। ये जो M1 है ये रिपीट हो रहा था यहां पर, ये ऑन टू फंक्शन की सूरत में, ठीक है। लेकिन ये जो वन वन फंक्शन है इसमें जो सेट B है इसकी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, ठीक है। और यही चीज जो है इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, दैट सेकंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर आर सेम, के इस फंक्शन में ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं इसमें जो सेकंड एलिमेंट होता है ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी रिपीट नहीं होता, क्योंकि यहां पर वन वन की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो ये हमने पहली 3 टाइप देख ली। अब जो 4th टाइप है उसको कहते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि वन वन फंक्शन भी है, यानी कि ये जो दो सेट हैं इनमें एक एक एलिमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है या एक एक एलिमेंट आपस में मिलकर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एक तो ये वन वन फंक्शन हो गया और दूसरा साथ ही ये ऑन टू फंक्शन भी हो, यानी कि जो सेट B है इसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज भी हो रहे हो, ठीक है। तो फिर ऐसे फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं, या इसको आप कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन में दो फंक्शन की प्रॉपर्टीज कंबाइन हो जाती है, ठीक है। यही चीज जो है इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है। तो ये हमने फंक्शन की 4 टाइप देख ली है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो सकता है थ्योरी आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी हो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, के ये हमें कोई डायग्राम दी जाएगी तो हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन सी डायग्राम है जो कि फंक्शन को जाहिर करती है, ठीक है। एंड विच टाइप ऑफ फंक्शन, और अगर वो फंक्शन को जाहिर करती हैं तो फिर हमने फंक्शन की टाइप भी बतानी है, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखी है। तो अगर आपने वहां पर टाइप समझ दी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई भी मुश्किल इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दी गई है इसके अगर हम पेयर बनाएं तो अब ये जो 1 है इसका पेयर A के साथ ही बन रहा है और उस 1 का पेयर B के साथ भी बन रहा है। अगर हम इसको पेयर की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास इसकी पेयर इस तरह बनेगी। अब यहाँ पर देखें, ये जो डोमेन वाली वैल्यू है ये रिपीट हो रही है। तो हमने जो फंक्शन की डेफिनेशन है वहां पर पढ़ा था कि जो फंक्शन होता है उसमें डोमेन वाली जो वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो है फंक्शन नहीं है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो फिगर है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो आप लिख लें डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ये जो फिगर है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें ये फिगर दी गई है। तो अब देखें, इस फिगर को आप देखें तो इसमें एक तो 1 1 का रिलेशन आ रहा है, यानी कि ये 1 1 वाला फंक्शन हो गया। और दूसरा देखें, इसमें ये जो सेट B है या दूसरे वाला जो सेट है इसके सारे एलिमेंट जो है यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो गया। यानी कि यहाँ पर दो फंक्शन जो है इकट्ठे हो रहे हैं, एक 1 1 फंक्शन हो गया और एक ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अभी हमने फंक्शन की टाइप्स में देखा था कि जब ये दो फंक्शन आपस में इकट्ठे हो जाए तो उसको क्या कहते होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, या आप इसको लिखेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट फिगर हमें ये दी गई है। तो अब ये भी सेम केस है जो कि पिछली वाली फिगर या फिगर 2 में था। इसमें भी देखें, अभी जो दोनों सेट हमें दिए गए हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स के दरमियान 1 1 का रिलेशन है, ठीक है। तो एक तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें ये जो दूसरे वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज हो रहे हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि पीछे बच रहा हो, तो इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो फिर अब इसका नाम लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, या इसके लिए हमने दूसरा नाम देखा था बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आप जो है इसको लिख लेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी लास्ट वाली जो फिगर है, इसमें देखें यहाँ पर एरो मार्क नहीं डाले गए। फंक्शन के लिए या रिलेशन के लिए जो है ना एरो मार्क या डायरेक्शन का होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली चलें तो फिर तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का होना जरूरी होता है, क्योंकि जो हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो उसमें डायरेक्शन का होना जरूरी होता है।
लेकिन अगर हम इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं और जिस तरह कि आपके बुक में आंसर लिखा हुआ है तो उस चीज को अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर देखें ये जो दूसरे वाला सेट है इसके सारे एलिमेंट यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में कि जब जो दूसरे वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट अगर यूटिलाइज नहीं हो रहे हो तो ऐसे सेट को फिर क्या कहते होते थे, हमने जो फर्स्ट टाइप देखी थी फंक्शन की यानी कि इनटू फंक्शन, तो ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी जो क्वेश्चन है या इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, आपको उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दिए गए हैं और ये दोनों फंक्शन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की सूरत में दिए गए हैं, यानी कि अलजेब्रा की फॉर्म में दिए गए। ठीक है, एक ये फंक्शन g ऑफ x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, और एक ये फंक्शन h ऑफ x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है इसमें उसकी पावर क्या है, जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, हम जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 आ रही है। तो जब फंक्शन में वेरिएबल की पावर 1 के इक्वल हो तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं, और अगर किसी फंक्शन में वेरिएबल की पावर 2 के इक्वल हो तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता दिया क्योंकि इस किस्म का क्वेश्चन बाल का शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें ये दो फंक्शन दिए गए हैं और नीचे हमें यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई हैं। ये जो हमारे वेरिएबल x है यहाँ पर इनकी हमें मुख्तलिफ वैल्यूज दी गई हैं। तो हमें जो भी इस x वेरिएबल की वैल्यूज दी जाएंगी वो हम इन इक्वेशन में पुट करते जाएंगे और इनको सॉल्व करते जाएंगे। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें g ऑफ 0 को फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर हमने ये जो वेरिएबल x है इसको 0 के इक्वल रखना है, और ये g ऑफ 0 में दिया गया तो हम ये जो पहले वाला फंक्शन है g ऑफ x वाला इसको यहाँ पर पुट करेंगे। अब आप ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह आप 0 पुट कर दे, तो मैंने पुट लिख दिया यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 0 पुट कर दें। देखें मैंने g ऑफ 0 पुट कर दिया, x की जगह 0 पुट कर दिया, और यहाँ पर भी इस x की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, पीछे ये साथ में +2 आ जाएगा तो 0 + 2 2, तो ये हमारे पास g ऑफ 0 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें मालूम करना है g ऑफ -3। ठीक है, यानी कि अब हमने वेरिएबल की जो वैल्यू पुट करनी है वो -3 पुट करनी है। तो यहाँ पर भी आपने g ऑफ x वाला फंक्शन ही पुट करना है। ठीक है, इसको मैंने पुट किया। अब आप ये x की वैल्यू पुट कर दें -3, तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू -3। अब जहां जहां पर x आ रहा है इस इक्वेशन में वहां पर आप -3 पुट कर दें, तो अब देखें ये हो जाएगा g ऑफ -3 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर इस s की जगह मैंने -3 पुट कर दिया। अब ये 3 और -3 मल्टीप्लाई के -9 हो जाएगा, प्लस ये वाला 2 आ गया। 9 में से 2 को माइनस करें तो 7 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 9 जो कि 2 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमने g ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड कर दी। और उसके बाद आ जाए, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ 2/3 की। ठीक है, तो आप जो g वाला फंक्शन आपको दिया गया था उसको यहाँ पर आप पुट कर लें। मैंने g ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2 लिखा। अब जहां पर ये x आ रहा है वहां पर अब आप 2/3 ये वाली वैल्यू पुट कर दें, तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 2/3। तो इसको हम पुट करते हैं, देखें यहाँ पर इस x की जगह मैंने 2/3 पुट कर दिया और इस x की जगह भी मैंने 2/3 पुट कर दिया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर सकते हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास ये यहाँ पर 2 रह जाएगा, साथ में +2 ये वाला आ गया। अब 2 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास g ओवर 2/3 की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए जी पार्ट 4 है। अब यहाँ पर हमें h ऑफ 1 की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि अब जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो h वाला फंक्शन यहाँ पर पुट करेंगे और इस s की वैल्यू अब हमने 1 पुट करनी है। ठीक है, तो मैंने जो h वाला फंक्शन हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था उसको पुट कर लिया, और नेक्स्ट मैंने पुट x इज इक्वल टू 1, यानी कि अब इस x की जगह आप 1 पुट करेंगे। तो हम ये जो इक्वेशन है इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लें। ठीक हो गया, देखिए ये मैंने इस x की जगह भी 1 पुट कर लिया और इस s की जगह मैंने 1 पुट कर लिया। अब ये 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस ये वाला 1 हो गया, तो ये 1 + 1 2, ये हमारे पास h ऑफ 1 की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है, इसमें हमें h ऑफ -4 की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब आप जो h वाला फंक्शन है उसी को पुट करें। ठीक है, और अब आपने x की वैल्यू -4 पुट कर देनी है। तो इस इक्वेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आपको -4 पुट कर देंगे। मैंने h ऑफ x की जगह -4 पुट कर दिया, और यहाँ पर अब इस x की जगह भी मैंने -4 पुट कर दिया। -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17 आपके पास वैल्यू आ जाएगी h ऑफ -4। ठीक है, ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 6 है। अब हमें h ऑफ -1/2 इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए भी आपको ऊपर जो h वाला फंक्शन दिया गया था उसको पुट करें, और अब आप x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/2। तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू -1/2। अब इस इक्वेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप -1/2 पुट कर दें। ठीक है, तो ये इसको मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये राइट साइड पे -1/2 का हमने स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ रही है फ्रैक्शन या कसर की सूरत में, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनके एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। अब ये वाला 4 इस 4 पे डिवाइड होगा 1 टाइम। उस 1 को आप ये जो इसका ऊपर वाला 1 आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
उसके बाद ये जो 1 है इसके नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई, जिस तरह के यहाँ पर 4 लिखा हुआ है लेकिन इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो इसका मतलब है कि इसका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाली वैल्यू है वो 1 है, तो वो 1 इस 4 को डिवाइड करेगा 4 टाइम। उस 4 को आप इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 + 4 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है h ऑफ -1/2 की। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें ये एक फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन में ये x तो एक वेरिएबल है जबकि ये a और b जो है ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास f ऑफ 3 की वैल्यू 8 हो और f ऑफ 6 की वैल्यू 14 हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो दो कांस्टेंट आ रहे हैं a और b, इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले हमें ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ और इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 कर दिया। अब हमें देखें ये दो वैल्यू दी गई है, f ऑफ 3 = 8 ये मैंने लिख दिया और f ऑफ 6 = 14 ये मैंने जो वैल्यूज हमें ऊपर दी गई थी वो मैंने लिख दी, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में ये करेंगे कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसको हम सॉल्व करते हैं f ऑफ 3 के लिए, यानी कि पहले हम ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेंगे 3, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखें मैंने लिख दिया पुट x = 3 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर देंगे। तो ये मैंने f ऑफ 3 इस x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, इसी तरह यहाँ पर इस x की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो ये a × 3 हो गया और प्लस ये b और +1 ये मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है। अब ये 3 इसे मल्टीप्लाई हो गया तो 3a हो जाएगा प्लस b + 1 हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है f ऑफ 3 = और उसके बाद ये वैल्यूज आ रही हैं। तो अब देखें हमारे पास ये जो f ऑफ 3 है इसकी वैल्यू में दी गई है 8, ठीक है। तो इसकी जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर लें। मैंने लिख दिया गिवन f ऑफ 3 = 8, यानी कि इस f ऑफ 3 की जगह आप 8 पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें ये जो 1 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये 8 के साथ माइनस हो जाएगा। 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा और इक्वेशन की तरफ ये 3a + b रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, इसको आप नंबर 2 कर दें, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास ये जो दो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनको हम आपस में सॉल्व करके ये a और b इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें से हम इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। क्यों माइनस करते हैं मैं भी आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 3 को ऊपर लिखा और इक्वेशन 2 को चूंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं उसमें से, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया। अब जो नीचे वाली इक्वेशन होती है सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में हमें उस इक्वेशन की जो टर्म्स होती है उनके साइन चेंज करना होते हैं। तो यहाँ पर ये जो 7 है इसके साथ कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नजर नहीं आता इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो इस प्लस को मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह ये 3a के साथ भी प्लस का साइन था, इसको भी मैंने माइनस कर दिया और इस प्लस को भी मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। मैंने ये नीचे वाली जो इक्वेशन थी इसमें जितने टर्म्स थी सब की मैंने साइन चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो देखें यहाँ पर ये प्लस b और माइनस b ये आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर लेंगे, तो इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं। नीचे हमारे पास ये रह जाएगा 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6a में से 3a को माइनस करेंगे तो आपके पास 3a रह जाएगा, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर हमने इस b को खत्म कर दिया और अब a की वैल्यू हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब ये जो 3 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर 3 इस a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो इस 6 पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये 3 जो है 6 पे कितनी बार डिवाइड होगा, 2 टाइम डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब ये जो a की वैल्यू हमारे पास आई है इसको, ये जो ऊपर दो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 और 3, इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास ये जो b है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मैं इस a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। अब ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी और उसमें जहां पर a आ रहा था वहां पर मैंने a की वैल्यू 2 पुट कर दी, ठीक है। तो अब ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है तो इस 6 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये 7 के साथ माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। ये हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली थी और ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली थी। तो मैं अपना आंसर लिख लेता हूं, सो a = 2 एंड b = 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल जिस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरीके पे हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें ये एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इस फंक्शन में ये जो a और b है ये दो कांस्टेंट नंबर है, हमने इस a और b इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। हमें यहाँ पर g ऑफ -1 की वैल्यू दे दी गई है 0 और g ऑफ 2 की वैल्यू दे दी गई है 10। हम ये वैल्यूज पुट करते हुए इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे और फिर हम ये जो दो कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं a और b इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो इसका सोल्यूशन है, ये जो हमें यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, यही जो इक्वेशन है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नंबर 1 कर दिया। दूसरा हमें ये जो दो वैल्यूज दी गई थी ये भी मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब पहले हम ये जो g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू आ रही है, इसके लिए हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम ये जो x यहाँ पर आ रहा है वहां पर हम ये वैल्यू -1 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप -1 पुट कर दें। तो जब आप -1 पुट करेंगे x की जगह, आपके पास देखें ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब ये a -1 से मल्टीप्लाई के -a हो जाएगा और साथ में ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख दी। तो ये हमारे पास अब इक्वेशन बन गई, g ऑफ -1 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब देखें हमारे पास g ऑफ -1 की वैल्यू दी गई है 0। तो हम इस ये जो g ऑफ -1 है इसकी जगह हम पुट कर लेंगे 0। तो मैंने लिख दिया गिवन g ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, कि चूंकि हमारे पास g ऑफ -1 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो इसकी जगह मैं 0 को पुट कर लूंगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, इसमें अब ये जो 5 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को मैं नंबर 2 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब हम ये जो g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, इसके लिए हम इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इस फंक्शन में जहां जहां पर x आएगा वहां पर अब हम x की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैंने लिख दिया नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 2 पुट कर दें, तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसमें ये a और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है, तो अब देखें g ऑफ 2 की हमें वैल्यू क्या दी गई है, ये हम देखते हैं। यहाँ पर हमें दी गई है 10, ठीक है। तो हम g ऑफ 2 की जगह आप पुट कर लेते हैं 10। तो मैंने यहाँ पर इस g ऑफ 2 की जगह 10 पुट कर लिया और इज इक्वल टू मैंने ये वाली वैल्यूज लिख दी। अब इस 5 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 10 के साथ माइनस हो जाएगा। तो ये 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और इक्वल टू हमारे पास ये दूसरी तरफ मैंने ये वाली जो वैल्यूज थी इनको लिख दिया। अब देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसको मैंने नंबर 3 कर दिया। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई है, एक ये इक्वेशन नंबर 2 और एक ये इक्वेशन नंबर 3। तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके ये जो दो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं a और b, इनकी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि पहले ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर लेते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख दिया सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये मैंने ऊपर इक्वेशन 3 लिखी, फिर नीचे मैंने इक्वेशन 2 को लिख दिया, क्योंकि हमने 2 को 3 में से माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखें जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आती हैं उनके हम साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये -5 है तो ये माइनस को चेंज कर दें प्लस के साथ, इसी तरह इस माइनस को भी चेंज कर दें प्लस के साथ और इस प्लस को चेंज कर दें माइनस के साथ, ठीक है। हमने साइन चेंज कर दिए। अब आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें ऊपर प्लस भी आ रहा है, नीचे माइनस भी आ रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। मैंने प्लस बी और माइनस बी को आपस में डिडक्ट कर दिया। पीछे हमारे पास अब ये 5 और नीचे भी हमारे पास +5 है, तो 5 और 5 ऐड होकर 10 हो जाएंगे और ये 2a और यहाँ पर अब प्लस a बन गया, तो 2a और प्लस a आपस में ऐड होंगे तो ये 3a हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इस a की वैल्यू चाहिए तो 3 को दूसरी तरफ लेके जाएं, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, दूसरी तरफ जाके 10 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10/3। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको आप ऊपर ये जो दो इक्वेशन आपके पास आई थी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनमें से किसी भी इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू b आ जाएगी। तो हम ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें इस a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने लिखा और उसमें जहां पर a आ रहा था वहां पर भी ये मैंने देखे ये 10/3 को पुट कर लिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। अब ये जो -10/3 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -5 + 10/3 इज इक्वल टू b आ गया। अब ये देखें हमारे पास चूंकि फ्रैक्शन की सूरत में वैल्यू आ रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये जो -5 है इसके जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है वो नहीं लिखा हो, जैसे यहाँ पर ये 3 आ रहा है, यहाँ पर इस -5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी होती इसका मतलब है कि उसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होती है। तो ये एक्चुअली में -5/1 है। तो उस 1 से जब आप इस 3 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड करेगा, 3 टाइम डिवाइड करेगा। उस 3 को आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएगा। फिर आप ये प्लस का साइन पुट करें, अब ये 3 इस 3 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस वाले 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास -15 + 10 यानी कि 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 15 चूंकि 10 से बड़ा था इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाती है। ये हमने a की वैल्यू मालूम कर ली थी, ये हमने b की वैल्यू मालूम कर ली थी, तो हम नीचे अपना आंसर लिख लेंगे। सो a इज इक्वल टू 10/3 एंड b इज इक्वल टू -5/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें यहाँ पर ये एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है,
और इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे दी गई है 32, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है। आप ये जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको यहाँ पर लिखें। अब आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 32, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आप 32 को पुट कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये जो एफ ऑफ एक्स था इसकी जगह मैंने 32 को पुट कर लिया और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें इस x की वैल्यू चाहिए, तो हमने x को अकेला करना है। तो उसके लिए पहले स्टेप में अभी जो +1 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएं। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा और इज इक्वल टू ये 5x आ गया। अब 5 को भी दूसरी तरफ लेके जाएं, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाएगा तो 31 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसको मैंने सीधा करके लिख दिया, x को मैंने इस तरफ लिख दिया और इसकी जो वैल्यू आई है 31/5 इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है। अब बुक में जो आंसर है वो कुछ और आ रहा है, वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक लगती है। जाहिर है ये फर्स्ट एडिशन है बुक की, तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगी। जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये जो क्वेश्चन है सेम जिस तरह के हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व किया था, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें ये एक फंक्शन दिया गया है, इसमें ये जो c और d है ये कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो हमने इस c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें f ऑफ 1 की वैल्यू दे दी गई है 6 और f ऑफ -2 की वैल्यू दे दी गई है 10, ठीक है। तो पहले ये वैल्यूज हम लिख लेते हैं। एक तो ये मैं जो फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन मैंने यहाँ पर लिखा और इसको मैंने नंबर 1 कर दिया, यानी जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी इसको मैंने 1 नंबर दे दिया और उसके बाद ये जो दो वैल्यू दी गई थी ये मैंने यहाँ पर लिखी। अब हम ये जो फंक्शन है, ये जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 इसके लिए, पहले ये जो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 ये वाली वैल्यू आ रही है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ 1 आ रहा है। तो इस फंक्शन में जहां जहां पर आपके पास x आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लेंगे। तो मैंने लिख दिया पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब आप ये जो ऊपर ये वाली इक्वेशन है इसमें आप जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लें, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर था तो x की जगह मैंने 1 पुट कर लिया तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा और 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा और प्लस ये d आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है f ऑफ 1 इज इक्वल टू c प्लस d। अब ये जो f ऑफ 1 है इसकी वैल्यू में दी गई है 6, ये देखें, ठीक है। तो इसकी जगह आप 6 पुट कर लें, ठीक है। तो ये मैंने इस f ऑफ 1 की जगह 6 पुट कर लिया और इज इक्वल टू ये c प्लस d मैंने लिख दिया। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई है, इसको मैंने नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अब ये जो f ऑफ -2 है इसके लिए हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे सेम इसी पैटर्न पे जिस तरह यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। यानी कि अब आप x की वैल्यू पुट करें -2 इस फंक्शन में या इस इक्वेशन में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर अब आप -2 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया नाउ पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो जहां जहां पर x आ रहा था वहां पर मैंने -2 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये x का स्क्वायर था तो यहाँ पर मैंने -2 का स्क्वायर कर दिया। अब -2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और साथ में ये c है तो 4c आ गया, ठीक है। और प्लस ये वाला d आ गया। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है f ऑफ -2 इज इक्वल टू 4c प्लस d। अब ये f ऑफ -2 की वैल्यू में यहाँ पर दी गई है 10, तो इसकी जगह अब आप पुट कर लें 10 को, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस f ऑफ -2 की जगह 10 पुट कर लिया और साथ में ये वाली वैल्यू लिख ली। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, इसको मैंने नंबर 3 दे दिया, ठीक है। अब ये जो दो हमारे पास नई इक्वेशन बनी है नंबर 2 और नंबर 3, इन दोनों को आपस में हम सॉल्व करके ये जो कांस्टेंट नंबर है c और d इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो इक्वेशन 3 है इसमें से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब हमने इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो इक्वेशन 3 को आप ऊपर लिखें और इक्वेशन 2 को आप नीचे लिख लें, ठीक है। अब हमने चूंकि माइनस करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए फिर जो नीचे वाली इक्वेशन है इसमें जो टर्म्स आ रही हैं इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो अभी जो 6 है इसके साथ ना प्लस का साइन आ रहा है ना माइनस का साइन आ रहा है। तो जब भी किसी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता इसके मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है इसको आप माइनस कर दें। इस तरह ये सी के साथ भी प्लस का साइन है इसको भी माइनस कर दें और ये जो प्लस का साइन है इसको भी माइनस कर, ठीक है। हमने साइन चेंज कर दिए। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखें ये प्लस डी है और नीचे माइनस डी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिडक्ट कर दें, ठीक है। नीचे आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, 10 में से 6 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा और 4c में से c को माइनस करेंगे तो 3c आ जाएगा। अब हमें c की वैल्यू चाहिए तो 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 3 यहाँ पर c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब ये जो वैल्यू हमारे पास c की आई है इसको ये जो ऊपर हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, इनमें से किसी भी इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास इस d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमें ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें इस c की जगह हमने जो इसकी वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी और उसमें c की जगह इसकी जो वैल्यू हमने 4/3 मालूम की थी ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। तो अब हमें चूंकि इस d की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें ये 4/3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो ये दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये मैंने -4/3 लिख दिया, ठीक है।
अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है। तो अब देखें यहाँ पर ये चूंकि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो हमें ये 6 और -4/3 इनको सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनकी एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी? जो नीचे वाला नंबर 3 है, ये इनके एलसीएम की वैल्यू जाएगी। अब देखें ये जो 4 है, इसके जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर है, ये तो 3 है, लेकिन ये जो 6 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू नहीं लिखी हुई। तो जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर या नीचे वाली वैल्यू नहीं लिखी होती, तो वो 1 के इक्वल होती है, यानी कि ये एक्चुअली में 6/1 है। तो उस 1 से जब आप इस 3 को डिवाइड करेंगे, तो ये इसको डिवाइड करेगा 3 टाइम, उस 3 को आप इस 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाता है। फिर ये माइनस का साइन पुट करें, अब ये वाला 3 इस 3 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 3 आ गया। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। ये हमने सी की वैल्यू मालूम की थी और फिर अब हमने ये डी की वैल्यू भी मालूम कर दी। तो हम अपना आंसर लिख लेते हैं। सो मैंने लिख दिया C = 4/3 एंड D = 14/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।